हेलो स्टूडेंट, जो हमारा गुप्त वंश का बचा हुआ पार्ट था आज हम इस वीडियो में पूरा करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट शासक, उनका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड कब तक है? 445 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। ठीक है, इनके टाइम में इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? ठीक है, जो हुन थे, हुन, ठीक है, हुन ये कौन थे? ये चीनी आक्रमक थे। ठीक है, चीनी इन्वेडर। इन्होंने इस वक्त गुप्त साम्राज्य पर हमला किया, लेकिन इनको स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया। तो इस चीज की साक्ष्य में कहां मिलते हैं? भीतरी अभिलेख तथा जूनागढ़ अभिलेख पर इस चीज के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने भी क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके साहित्य की। इनका साहित्य बहुत ही शानदार साहित्य था और मजबूत साहित्य था। ठीक है, इनके काल को स्वर्णिम काल या शास्त्री युगीन काल कहा जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति आते हैं कालिदास। कालिदास वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, क्या था? जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। इनकी महाकाव्य की रचना में कौन कौन से हैं? अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसके रचनाकार किसने है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि रघुवंश हो गया, रघुवंश के रचनाकार कौन हो गए? कालिदास। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनके महाकाव्य में कौन से आ गए? रघुवंश, कुमार संभव। ठीक है, इनकी कविताएं में कौन कौन सी आ गई? मेघदूत, ऋतुसंहार। ठीक है, नाटक में क्या क्या आ गया? अभिज्ञान शकुंतलम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, विक्रमश्रेय और मालिकवि का अग्निमित्र। ठीक है, ये कालिदास के क्या आ गए? कुछ इनकी क्रिएशन हो। इसके साथ साथ बाणभट्ट हो गए। बाणभट्ट ने क्या है? इलाहाबाद अभिलेख लिखा था। इसी के साथ साथ एक चीज इनकी और आती है, हर्षचरित्र। ठीक है, हालांकि हर्षचरित्र की क्रिएशन इन्होंने गुप्त काल में नहीं की, बाद में की, लेकिन हर्षचरित्र इनकी महत्वपूर्ण रचना आती है। एक आते हैं विशाखादत्त। विशाखादत्त कौन थे? इन्होंने बुद्ध राक्षस लिखी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम विज्ञान में बात करते हैं तो विज्ञान में गुप्त काल में लौह स्तंभ, कहां पर? जो महरौली दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि इसमें इस टाइप की रसायन यूज किए गए हैं कि इस पर कभी जंग नहीं लगता। तो क्या है? हाई क्वालिफाइड वैज्ञानिक था उस वक्त पर। ठीक है, एक आते हैं आर्यभट्ट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये क्या थे? ज्योतिष शास्त्री थे। इसी के साथ साथ क्या थे? गणितज्ञ थे। अपनी पुस्तक पर इन्होंने बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। उस वक्त के टाइम काल पर इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी स्टैटिक नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने शून्य की खोज भी की। कुछ अदर इंपोर्टेंट बातों पर नजर डालते हैं आगे। ओके, अब देखते हैं कुछ और बातें समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा तो था, इसी के साथ साथ उसको कला का संरक्षक भी कहा जाता है। कला, इसी के साथ साथ आप एक वर्ड और जोड़ दे यहाँ पर, संगीत। कला और संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर बात करिए, उन्होंने पश्चिम के क्षेत्र में खाना बदूस जनजाति। अब पश्चिम का क्षेत्र यहाँ पर कौन सा आ जाता है? पश्चिम के क्षेत्र अर्थात पेशावर, अफगानिस्तान और उससे रिलेटेड और जो भी क्षेत्र थे जहां पर खाना बदूस जनजाति यानी कि नोमैडिक ट्राइब्स, नोमैडिक पीपल रहते थे, उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में लाया। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया? जो वाकाटक साम्राज्य था, जो वाकाटक राज्य था, कहां पर था? ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत पार करते ही वाकाटक साम्राज्य आता था। उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। इसी के साथ साथ इससे यह उदाहरण मिलता है कि ये इनका मित्रतापूर्ण व्यवहार भी काफी अच्छा था। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि इन्होंने अपनी जीत का श्रेय, समुद्रगुप्त ने अपनी जीत का श्रेय घोड़ों को दिया। ठीक है, इससे पहले क्षत्रिय वंश जितने भी थे वे अपने शाहीपना हाथियों पर समझते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? कुषाण आए थे तो कुषाणों से इन्होंने घोड़े चलाने सीख लिए। ठीक है, उनकी कला सीख ली। ठीक है, उनसे युद्ध करने की कला सीखी। तो इसलिए इंपोर्टेंस दी जाती है कि समुद्रगुप्त ने अपने क्षेत्रीय विस्तार यानी कि अपने जीत का श्रेय किसको दिया? घोड़ों को दिया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये बात पूछी जाती है कि समुद्रगुप्त ने अपनी जीत का श्रेय किसको दिया? तो घोड़ों को दिया। ठीक है, घोड़ों पर बैठकर वे काफी कम समय में काफी दूर तक जा पाते थे। उससे पहले क्या था?
जो रथ होते थे, ठीक है, रथ के साथ साथ बड़ी बड़ी सेनाएं चलती थी, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समय लगता था। इसके साथ साथ सेनाओं के साथ हाथी होते थे, हाथी और कम टाइम लेंगे, लेकिन अगर घोड़ों की सेना होगी, घुड़सवार ज्यादा होंगे, तो क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी जल्दी और आसानी से पहुंच जाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ वह संगीत में कला में उनकी गहरी दिलचस्पी रखते थे। उनके साम्राज्य में संगीत और कला के विद्वानों से भरा हुआ था, ठीक है, संगीतकार और कला के विद्वानों से भरा हुआ था। और ये संगीतकार और कला के विद्वान कौन है, ये भी हम आगे कुछ ही मिनटों में बताने वाले थे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि समुद्रगुप्त एक वाद्य यंत्र यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ठीक है। तो पूछा गया है कि वह कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, समुद्रगुप्त कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो उसका नाम क्या है, वीणा। समुद्रगुप्त वीणा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। इसी के साथ साथ सिक्कों पर भी उनकी वीणा बजाते हुए तस्वीर भी ली गई है, ठीक, सिक्कों पर उनका कौन सा चित्र है, वीणा बजाते हुए का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यह बात को याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के बाद उन्होंने अपने पुत्र रामगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बताया, लेकिन इसकी हत्या किसने कर दी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके खुद को नया सम्राट घोषित कर दिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी बहुत ही महान सम्राट थे गुप्त वंश के, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल कब तक है, 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इनका कार्यकाल आता है। इन्होंने एक उपाधि दी, क्या कहा आपने आपको, विक्रमादित्य की उपाधि। विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने कब दी, उन्होंने उज्जैन को जीतने के बाद, ठीक है, कौन सी उपाधि ली, विक्रमादित्य की उपाधि ली। उज्जैन पर किनका राज्य था, शाकों का राज्य था उज्जैन के अंदर। तो उनको जीतने के बाद इन्होंने खुद को क्या कहा, विक्रमादित्य, ठीक है। पहले शाकों खुद को विक्रमादित्य कहते थे, लेकिन उनको जीतने के बाद अपने आप को फिर इन्होंने क्या कहा, शाकों को जीतने के बाद अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कनेक्टेड होकर चलेगा कहानी कहां से इंपॉर्टेंट होने खिलाती है, वजह क्या होती है किसी चीज को होने की, ठीक है। फिर क्या है, शाकों को जीतने के बाद, ठीक है, जब उन्होंने उज्जैन जीत लिया, शाकों जीत लिया, तो उन्होंने अपने आप को शाकरी की उपाधि भी दी। अब शाकरी होते क्या थे, शाकरी को कुषाणों का दुश्मन कहा गया है, यानी कि शाक किसके दुश्मन थे, कुषाणों के। अब जब शाक को विक्रमादित्य ने जीत लिया, तो अपने आप को शाकरी की उपाधि भी दे दी। क्यों, क्योंकि अब जब हमने शाक को जीत लिया तो अब हम कुषाणों के दुश्मन भी हो गए, तो ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कनेक्ट लेके चलिए। और ये उपाधि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि शाकरी की उपाधि किसने ली, विक्रमादित्य ने ली, चंद्रगुप्त ने ली, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली, चंद्रगुप्त ने ली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी कनेक्टेड विद दिस। एंड अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये करंट से कनेक्टेड है। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती, जो उनकी पुत्री थी प्रभावती को वाकाटक के नरेश कौन थे, वाकाटक के नरेश से उनका विवाह किया। उनके नरेश का नाम क्या था, उनके नरेश का नाम था रुद्रसेन से अपनी पुत्री का विवाह किया। रुद्रसेन अपना शासक ज्यादा दिन तक नहीं कर पाए, वे कम ही आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब क्या हुआ, अब उनकी इनडायरेक्ट वे में कार्यकारी किसने संभाली, प्रभावती ने कार्यभार संभाला। और चूंकि प्रभावती के पिता कौन थे, विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनडायरेक्ट तौर पर वाकाटक का राज्य किसके पास आ गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास इनडायरेक्ट तौर पर आ गया। तो क्या हुआ, वाकाटक राज्य किसके पास आ गया, इनडायरेक्ट तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय के पास वाकाटक राज्य आ गया। जब वाकाटक राज्य आ गया, वाकाटक राज्य को जीतने के बाद फिर उन्होंने गुजरात व मालवा के क्षेत्र पर भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। अब गुजरात व मालवा के क्षेत्र जब उनके पास आ गए, तो गुजरात और मालवा के क्षेत्र कहाँ कनेक्टेड थे, वे समुद्र के क्षेत्र को कनेक्टेड करते थे। वहां से क्या होता था, समुद्र आता था। तो जब समुद्र के क्षेत्र को उनके कनेक्टेड हो गए, तो उनका साम्राज्य विस्तार हुआ। इसी के साथ साथ वहां पर क्या हुआ, उनका ट्रेड और डेवलप हो, ठीक है। अब उनका ट्रेड कहाँ होने लगा, अपने समुद्र के रास्ते भी अपना ट्रेड करने लगे। तथा गुजरात में मालवा को जीतने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। कहानी से कनेक्टेड होकर चलिएगा। वैसे इनडायरेक्ट वे में याद करेंगे मुश्किल होगा, लेकिन अगर कहानी से डायरेक्ट होकर चलते हैं तो याद करना आसानी होगा। आगे चलते हैं। हेलो, ओके, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के बारे में कुछ और। एक बहुत ही महान दार्शनिक थे, ठीक है, महान कहे या ना कहे वो आपको डिपेंड करता है। क्या नाम था उनका, फाहियान एक दार्शनिक थे। वो कब आए, चंद्रगुप्त के काल पर आए, ठीक है। ये क्यों आए थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे,
ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे तथा शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ ये इन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य के साम्राज्य पर लेख लिखे। ठीक है, तो इनसे हम इनकी जो लिखी हुई बुक है इनसे भी हमें बहुत सी बातें प्राप्त होती हैं। अब बात ना आती है कि इनकी बुक का क्या नाम था। इनकी बुक का नाम था फा क्ला की, ऐसे नाम होते चाइनीज के। ठीक है, फा कटा की। इस बुक के अंदर इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर डोमिनेंस एज वेल एज देयर साम्राज्य, सब चीज इन्होंने कहां पर लिखी, इस बुक के अंदर लिखी। सो दिस बुक इज प्रोवाइड इनफ एविडेंस अबाउट विक्रमादित्य हिस्ट्री। ओके, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 9 रत्न थे। भारत के इतिहास में केवल ऐसे 2 शासक हुए हैं या ऐसे 2 सम्राट हुए हैं जिनके पास 9 रत्न थे। एक तो हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरे आ गए आपके सम्राट अकबर। ठीक है, तो सिर्फ इन्हीं के काल में 9 रत्न थे। अब रत्न कौन हो गए? रत्न ऐसे नहीं हो गए हीरा जवाहरात रत्न थे। रत्न मतलब ज्ञानी विद्वान व्यक्ति। इनके साम्राज्य विस्तार यानी कि महान होने का, स्वर्ण काल होने का एकमात्र हम कारण ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने विद्वानों को अपने राज व्यवस्था यानी कि अपने राजमहल में जगह दी, उनकी सोच को क्रेडिबिलिटी दी। ठीक है, उनकी सोच को आजमाया। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंस हो गई। ठीक है, महान व्यक्ति विद्वान व्यक्तियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो इनके महान व्यक्तियों के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन थे, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 आता है कालिदास। कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। ठीक है, कालिदास। फिर आते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे? ये चिकित्सक थे उस टाइम पे। आज भी हमारे भारत के अंदर धन्वंतरी नाम पर हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, तो रिलेटेड कर कभी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक। वाल्मीकि, यहाँ पर बहुत सी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाल्मीकि कौन थे। वाल्मीकि को बहुत से स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो आप देखिए उस टाइम हमारी साइंस कितनी डेवलप हो चुकी थी कि हम स्पेस तक की जानकारी लेना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे जिस वक्त तक यूरोप साम्राज्य, अमेरिका आज के टाइप के जो डेवलप है, उस टाइम तक में क्या थे, जंगलों में जिंदगी व्यापार कर रहे थे। उस वक्त हमारे विद्वान खगोल की गणना कर रहे थे, खगोल के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्षणपक। क्षणपक कौन थे? ये ज्योतिष शास्त्री थे। अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे? ये कोशकार यानी के वास्तुकार थे। ठीक है, ये वास्तुकार थे। वरुचि। वरुचि कौन थे? वररुचि। वररुचि कौन थे? व्याकरणकारी थे, यानी कि ये व्याकरण की रचना करते थे, संस्कृत के। ठीक है, एक आते हैं बेताल भट्ट। बेताल भट्ट कौन थे? जादूगर थे। ठीक है, और एक आते हैं घटकपर। ये कौन थे? ये कूटनीतिक थे, डिप्लोमेट्स थे। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सलाह देते थे, बेस्ट सलाह देते थे राजा को, और इसलिए राजा महान बन गए। ठीक है, एक आगे है यहाँ पर न्याय के जनक। इनके टाइम पर न्याय की व्यवस्था भी स्थापित हो चुकी थी। तो न्याय के जनक किसे कहा जाता है? दिग्नक को न्याय का जनक कहा जाता है। इनकी बुक का क्या नाम था? न्याय प्रकाश। और सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय काल में न्याय व्यवस्था भी चरम पर थी अपने। ठीक है, न्याय कौन करता था? राजा के हाथ में न्याय होता था। इसी के साथ साथ वहां पर क्या थी? न्याय की व्यवस्था में अधिक दंड नहीं थे। ठीक है, अधिक दंड नहीं थे। किसी को भी मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाती थी। ज्यादा सजा किसकी दी जाती थी? आर्थिक दंड। आर्थिक दंड का भुगतान होता था। ठीक है, लेकिन देशद्रोह यानी कि जो सनन्य अपराध हो गए, जघन्य अपराध हो गए, उनके लिए कठोर दंड का भी प्रमाण था। तो न्याय व्यवस्था भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। किस पर? किसके टाइम पर? विक्रमादित्य के टाइम पर। विक्रमादित्य के बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासन कब तक रहा? 415 ईस्वी से 455 ईस्वी पर। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ कराया। और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को निर्माण कराया। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? ये है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित कराया। तो किसका नाम आता है? इसका कुमारगुप्त का नाम नालंदा विश्वविद्यालय से डायरेक्ट कनेक्टेड करके याद रखिएगा। अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। इसी के साथ साथ भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर भीतरी व जूनागढ़ जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों से कुमारगुप्त के राज्य साम्राज्य विस्तार के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपोर्टेंट प्रशासन और कुछ इंपोर्टेंट बातों पर और नजर डालते हैं।